सो हेलो क्यूरीज व्हाट्सअप, स्वागत है आपका हमारे न्यू एक्सपीरियंस चैनल में। तो जिन लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, पहले पुराने पार्ट्स जाकर देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। और हाँ, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि अगर आपने इस पार्ट को देख लिया ना, तो आप इसके सारे मतलब जितने भी इसके पार्ट्स आने वाले हैं उसको आप देख कर ही रहोगे, क्योंकि ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इसमें इतनी ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाली हैं, तो इस पार्ट को जरूर देखना। तो चलिए एक रीकैप हो जाए। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नैम गीचेंग को और उसके बंदों को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन उससे कुछ भी पता नहीं होता कि उसने किसी को मारा है, क्योंकि उसे डार्क मॉडल ने कंट्रोल करके रखा था। फिर हम देखते हैं कि उसी वजह से गीचेंग को कुछ बंदे मारने के लिए आए होते हैं स्कूल में, और जिन्यूक ने उसे बचाया होता है, और हमने जिन्यूक का भी पास देखा होता है। अब आगे फिर हम देखते हैं कि डेयुन किसी कन्वीनियंस स्टोर से निकल रही होती है, वो भी कैट फूड लेके, और उस आदमी को कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कैट फूड देने के लिए। फिर वो कैट फूड लेकर पार्क में आ गई होती है, और फिर वो दोनों बच्चों को देखती है, जिसमें से वो बच्ची डेयुन को कहती है कि नूना आप आ गई, ये नैम भैया ने बटर स्कॉच को दिया है। जानते हैं नैम भैया है ना, हमेशा हर दिन बटर स्कॉच के साथ खेलने के लिए सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं। तो डेयुन कहती है हर दिन? तो वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो आप ही के स्कूल में जाते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि हाँ, और नैम भैया ने इसे एक नाम दिया है जो है बटर स्कॉच, और वो कह रहे थे कि ये नाम उनकी एक बिल्ली का था जिसके साथ वो बचपन में खेलते थे, उनकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ। फिर ये सुनकर डेविन थोड़ा शॉक होती है, और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। फिर बस रुकती है और उससे बच्चे उतरते हैं, और डेविन यहाँ पर गैंग नैम के बारे में ही सोच रही होती है, और सोच रही होती है क्या नैम वही लड़का है, मेरे बचपन का दोस्त। फिर डेविन इसी चीज को सोचते हुए स्कूल के अंदर जा रही होती है, और बाकी बच्चे उसे देखकर बोल रहे होते हैं कि ये तो डेविन है ना, मैंने इसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा, ये बहुत ज्यादा ही चुपचाप रहती है, और मुझे तो लगता है इसके साथ क्लोज होना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और क्या ये शायद किसी के साथ क्लोज भी है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, तुमने सही कहा, ये किसी के साथ क्लोज नहीं है। फिर हम डेयुन को देखते हैं जो ये सब सुनते हुए जा रही होती है। फिर हम स्कूल की किसी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके पास डेयुन खड़ी होती है, और ये प्रैक्टिस कर रही होती है कि अगर नैम से मिलेगी तो फिर उसे कैसे ग्रीट करके बताएगी कि मैं डेयुन हूँ, तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड। तो ये कहती है कि हाय, और ये अपना सर पीटने लगती है कि इससे हो क्यों नहीं रहा है। और फिर कहती है कि तुमसे मिले हुए बहुत ज्यादा समय हो गया, शायद तुमने मुझे याद करके रखा होगा ना, शायद मैं तुम्हें याद होंगे, है ना, मैं हूँ ली डेयुन। और ये फिल्मी अंदाज में ये सब बोल रही होती है, और उसके बाद कहे कि इससे ये सब हो क्यों नहीं रहा है, वो इसे इंट्रोड्यूस कैसे करेगी। फिर कहती है ठीक है, मुझे काम डाउन हो ही जाना चाहिए। फिर इसे किसी की आवाज आती है, और ये उसकी तरफ मुड़ के देखती है, और ये हॉनेम होता है जो इसे देख रहा होता है चिप्स खाते हुए। और फिर इन दोनों के बीच में साइलेंस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर डेयुन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? तो ये बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो डेयुन बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा? तो ये बोलता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो डेयुन बोलती है अच्छा, तब तो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो फिर हॉनेम बोलता है वैसे तुम किसको ग्रीट करने की तैयारी कर रही थी? और ये सुनकर ये शॉक हो जाती है, और फिर बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ही तो कहा ना कि तुमने कुछ नहीं सुना है। तो ये साला शॉक हो गया होता है, और फिर बोलता है मैं तो इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये भी पोज बनाते हुए उसे चिढ़ा रहा होता है। फिर ये देखकर ये बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, और फिर कहती है कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। तो हनम बोलता है लेकिन मैंने थोड़ा सा देखा। तो डेन बोलती है तुमने कुछ भी नहीं देखा है। तो ये बोलता है कि सच में? हाँ ठीक है ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो डेविन कहती है ठीक है, मैं चलती हूँ, और ये जाते हुए किसी से टकरा जाती है। ये नैम होता है जो उसे सॉरी बोलता है, और ये देखकर ये शर्मा जाती है, और फिर वहां से भाग जाती है। और फिर सोच रही होती है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। और फिर यहाँ पे आकर शीशे पीट रही होती है, सारे बच्चे इसे देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये डेविन है ना। तो एक लड़का कहता है कि मैंने कभी डेविन को ऐसी बेकार चीजें करते हुए नहीं देखा। फिर हम डेविन को देखते हैं जो कि कहाँ पे रही होती है, और फिर बोलती है कि क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? उससे पूछना सही होगा ना, इतने अचानक से पूछना सही नहीं होगा, लेकिन ठीक ही है, वो वैसे भी कहीं डिसअपियर तो होने वाला नहीं है। और वो स्माइल कर रही होती है। फिर हम देखते हैं सीओ यहाँ आ गया होता है, और इससे पूछता है क्या बाहर में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है? तो ये उसकी तरफ ध्यान देती है, और फिर ये पूछता है कि वैसे तुम आजकल बहुत ज्यादा स्माइल नहीं कर रही हो। तो डेहियन इसको इग्नोर कर देती है, और बोलती है कि भूल जाओ इसके बारे में। तो ये बोलता है कि मैं तो नहीं बोल रहा इन सभी चीजों को, और वैसे तुझे हंसते हुए देखकर अच्छा लगा, और वैसे तू देख किसे रही थी, गैंग नैम को? और फिर ये कहता है कि मुझे पता लगाना ही होगा इसके बारे में, ये साला है कौन। और इसके बगल से जिन्यूक जा रहा होता है, और हम सीओ को देखते हैं जो ये कह रहा होता है, और उसके शरीर से पूरा ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है, बिल्कुल डार्क मॉडल की तरह। तो शायद फ्यूचर में हमें पता चले कि इसके पास भी डार्क मॉडल है, हो सकता है भाई इसने एक गैंग को मारा था ना अकेले। फिर इन दोनों की नजरें मिलती हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, और नजरे से नजरें मिलाकर पार हो जाते हैं। फिर जिन्यू कह रहा होता है कि ये तो सीओ है ना, ये साला गिचेंग की गैंग का मेंबर ही है, मुझे इसके ऊपर ध्यान देना ही होगा। फिर हम नैम को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि वाह, ये तो चीटी है भाई, इसने कभी चीटी नहीं देखी क्या? ओ हाँ यार, ये तो अंधा था, मैं तो भूल ही गया था। फिर हम डेयुन को देखते हैं जो इसके पीछे से हाथ ले जाकर इसे टैप करती है। ये उधर देखता है, और ये फिर उसे डरा देती है, और ये डर भी जाता है। और फिर कहती है तुम तो बड़े बेवकूफ हो यार, इतनी छोटी सी चीज से डर गए, और वैसे तुम्हारा ध्यान था कहाँ? चलो चलते हैं। तो नैम बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं। और फिर डेयुन कहती है कि ये मौसम के साथ क्या गड़बड़ है यार, बस मैं होप करती हूँ कि आज बारिश ना हो, क्योंकि मैंने तो अम्ब्रेला भी नहीं लाया है। फिर नैम बोल रहा होता है कि मुझे लगा कि ये इंगी था, वैसे इंकी
वो कुछ दिनों से मुझे दिखा ही नहीं है। फिर होना में से बुला रहा होता है और बोल रहा होता है कि गैंग नैम जल्दी यहाँ आ जाओ, सबको इकट्ठा होना है। नैम बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर हम मौसम को देखते हैं जो कि वैसे भी बर्बाद हो ही रहा है। वैसे मौसम से याद आया, तुम्हारे तरफ का मौसम कैसा है? ठंड है ना? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तो मिस किन सारे बच्चों से कह रही होती है कि तुम लोगों ने आज बहुत ज्यादा ही मेहनत की है, तो हम लोग कल मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे घर जा रहे होते हैं और डेयुन इन लोगों से कह रही होती है कि मेरी तो डेली ड्यूटी है, तो तुम लोग पहले चले जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। तो होनेम कहता है क्या, तेरे लिए इंतजार? तेरे लिए इंतजार कौन कर रहा है? हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? तो फिर ये सुनकर डेयुन इसे दौड़ाने लगती है मारने के लिए और बोलती है कि तू साला बदमाश कहीं का, हमेशा मुझसे पंगे लेते रहता है। और मार खाने के बाद बोलता है कि मारते क्यों हो मुझे। और ये दोनों हंस रहे होते हैं उन दोनों को देख के। फिर हम इन लोगों को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर होते हैं और होने बोल रहा होता है कि चलो मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। और ये भी कहती है कि मैं भी घर जा रही हूँ, कल मिलते हूँ। फिर हम नैम को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है और तभी उसके बैग से उसे कुछ चीज महसूस होती है। तो बोलता है कि ये क्या है। फिर वो बैग खोलता है और हम देखते हैं इंकी का कमबैक हो चुका है। तो हम देखते हैं कि इंकी ने छाता पकड़ा होता है और देखो भाई क्या ही क्यूट है यार, इसके तो कान भी आ गए हैं। और फिर नैम बोलता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार। तो इंकी से अम्ब्रेला पकड़ाता है और बोलता है कि तुझे पता है आज बारिश होने वाली है। और तभी बारिश होने लगती है। तो इंकी बोलता है अरे बेवकूफ, जल्दी से अम्ब्रेला तो खोल। और ये अम्ब्रेला नहीं खोल रहा होता, ये अभी भी बारिश के मजे ले रहा होता है। फिर ये सोच रहा होता है कि हैबियोल ने तो कहा था कि वो छतरी नहीं लाई है। और फिर हम हैबियोल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि अचानक से बारिश कैसे होने लगी। फिर ये अपने भाई को मैसेज करती है और कहती है कि क्या तुम जिम में हो, और अगर तुम जिम में हो तो मेरे लिए एक छतरी ले आओ। फिर ये सोचती है कि काश वो जिम में ही हो, और उसका मैसेज ना आने पर ये बोलती है कि चलो शायद मुझे यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। हम तभी देखते हैं कि इसके पास कोई आने लगता है और ये उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये नैम होता है जो इससे कहता है कि अच्छा है कि तुम यहाँ से नहीं गई, चलो साथ में चलते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। फिर हैबियल नैम से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए उतने दूर से वापस आए। तो नैम बोलता है कि हाँ, मुझे याद आया कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। तो ये सुनकर हैबियल नैम की तरफ देखती है और ब्लश करने लगती है। फिर हैबियल नैम से पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो स्कूल में। तो नैम बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हैबियल। तो हैबियल ये सुनकर शॉक हो जाती है, इसका सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता है कि नैम ने क्या कहा। लेकिन फिर ये बेवकूफ कह देता है कि होना एम जी है और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं स्कूल में पसंद करता हूँ। और ये सुनकर इसका मत्था खराब हो जाता है। ये इसे इस तरह से देख रही होती है जैसे कि काट खाएगी। लेकिन फिर भी ये उससे फिर से पूछती है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो स्कूल में, कोई तुम्हारे टाइप की। वैसे भी तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो स्कूल में। तो नैम बोलता है मेरे टाइप की, शायद मुझे वैसी लड़कियां पसंद है जो मेरे लुक को देखकर मुझे जज ना करें। तो हैबिल बोलती है ऐसा है क्या। फिर नैम बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई टाइप है। तो हैबिल बोलती है मेरा, वैसे मुझे लंबे और काइंड लड़के पसंद है जो मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करे। और हम देखते हैं कि ये नैम को देखते हुए ये कह रही होती है क्योंकि नैम आधा भीग रहा होता है इसे छतरी अच्छे से ढकने के लिए। और फिर बोलती है कि जो बहुत ज्यादा कोशिश करे पढ़ाई और एक्सरसाइज में, बिल्कुल मेरी तरह, जो बहुत ज्यादा मेहनत करे, और अगर वो थोड़ा बेवकूफ भी हुआ या कमजोर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं उसकी टेक केयर कर लूंगी। इस एरिया में मैं बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो नैम ये सुनता है और कुछ नहीं समझ पा रहा होता है और ये इसे देखकर ब्लश कर रही होती है। और ये बेवकूफ कहता है अच्छा ऐसा है, ये तो बहुत ज्यादा ही डिटेल्ड है। और ये सोच रहा होता है कि ये कितनी ज्यादा पिकी है, मुझे नहीं पता था कि ये इन सभी चीजों के बारे में इतना सोचती है। और ये सुनकर फिर इसका दिमाग खराब हो जाता है। ये मन में सोचती है कि कितना बड़ा बेवकूफ है। तो हाँ भाई, ये सच में बेवकूफ है क्योंकि इसने साफ साफ अभी कन्फेस किया है नैम से, और ये बेवकूफ कुछ समझ ही नहीं पा रहा। फिर ये वहां से जाने लगती है और बोलती है कि वैसे भी बारिश तो हो नहीं रही, तो हमें घर जल्दी चलना चाहिए। तो नैम इसके पास छतरी वापस लाते हुए कहता है कि अभी भी थोड़ी बहुत बारिश तो हो रही है ना, तो तुम छतरी से बाहर क्यों निकल रही हो। फिर हम किसी को देखते हैं जो इनकी फोटो खींचकर उसे देख रहा होता है। और फिर हैबियल इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, मुंह फुलाकर चल रही होती है और इस बेवकूफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और फिर ये आदमी उस फोटो को किसी को भेज देता है। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर नैम के बहुत सारे डॉक्यूमेंट रखे होते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कोई कलेक्ट कर रहा होता है। और ये वही बेवकूफ होता है, ये प्रोफेसर का चमचा, जो कि सभी से कहता है कि पूरे 10 साल की हिस्ट्री है, मैंने यहाँ पर उसकी पूरे 10 साल की हिस्ट्री जमा की है कि उसने इस समय पर क्या क्या किया। और हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जांच कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ पेपर्स भूल गए थे पिछले दिन। तो ये उन पेपर्स को देखते हुए सोचता है कि प्रोफेसर ने इससे कहा था कि तुम्हें जाना है और इन पेपर्स को साइन करवा के लाना है डायरेक्ट पार्क से। तो ये निकल देता है अपना झोला निककर। तो ये हॉस्पिटल आ गया होता है और सोच रहा होता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गया हूँ। और फिर ये डायरेक्ट पार्क के रूम के पास जाकर नॉक करते हुए कहता है कि ये मैं हूँ डायरेक्ट पार्क। और फिर हम देखते हैं कि इसे कुछ अनईजी सा फील हो रहा होता है और इसे कोई ब्लैक विजन से देख रहा होता है और इसे कुछ अनईजी सा फील होता है। तो ये पीछे घूमता है और ये और हम दोनों एक साथ कुछ बेवकूफों को देखते हैं। तो ये वही बेवकूफ है जिन्होंने नैम से मार खाई थी। ये लोग जिंदा भी नहीं लग रहे, इनका इतना बुरा हाल कैसे हुआ।
फिर ये आदमी उनकी तरफ देख रहा होता है और तभी डायरेक्टर पार्क कहता है कि अंदर आ जाओ। तो ये इन्हें छोड़कर अंदर आने लगता है और कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर ये लोग भी वहां से जाने लगते हैं और जैसे ही आदमी अंदर जाता है उसी समय ये लोग अजीब तरह से हंसने लगते हैं और दरवाजा बंद होते ही ये दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाने लगते हैं और कान लगा के सुनते हैं कि असल में हो क्या रहा है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये आदमी डायरेक्टर पार्क से कहता है कि क्या आप ठीक हैं। तो डायरेक्टर पार्क भी इसकी तरफ देख रहे होते हैं और हमें वैसे ही डार्क ब्लरी विजन दिखाई जाती है। तो डायरेक्टर पार्क का भी विजन ऐसा ही है और ये इस बंदे से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये पेपर्स मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। तो ये बंदा कहता है कि हाँ, मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि ये डार्क मॉडल प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे आपके सिग्नेचर चाहिए इसके ऊपर। तो ये बंदा कहता है, मतलब डायरेक्टर पार्क कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं अभी सिग्नेचर कर देता हूँ। और फिर इस बंदे से पूछता है कि वैसे प्रोफेसर क्या कर रहे हैं इन दिनों। तो ये बंदा कहता है कि हाँ वैसे ही सेम काम कर रहे हैं और ये डायरेक्टर पार्क साइन करने लगता है। फिर ये बंदा उससे पूछता है कि लेकिन आपकी तो बैग टूट गई थी ना, तो आप इतनी आसानी से कैसे बैठे हुए हैं। और ये सुनकर डायरेक्टर पार्क अजीब तरह से स्माइल कर रहे होते हैं। फिर ये पेपर्स उसे वापस करते हुए कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे ज्यादा चोट आई है लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, तो तुम जा सकते हो। तो क्या तुमने बाकी सभी से सिग्नेचर ले लिए। तो ये बोलता है कि हाँ शायद कुछ और बचे हुए हैं। तो डायरेक्टर पार्क बोलते हैं कि कौन बचा हुआ है और अजीब तरह से इस बंदे से ये सब पूछ रहे होते हैं। तो ये बंदा कहता है कि डायरेक्टर पार्क, मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज्यादा पता है इन सभी चीजों के बारे में। वैसे प्रोफेसर आपको हमेशा पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप मुझ जैसे आदमी से ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो डायरेक्टर पार्क कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे लगा कि देखता हूँ कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है ये पूछने पे। तो ठीक है, तुम घर जा सकते हो। तो ये बंदा बोलता है कि हाँ, मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी ही रिकवर कर जाएं डायरेक्टर पार्क। और वहां से जाने लगता है और ये बाहर आते हुए देखता है कि यहाँ पर व्हील चेयर तो खाली पड़ी हुई है। ये उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है और तभी इसे किसी का कॉल आता है। तो ये उससे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तो उधर का बंदा बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन तो ठीक चल रही है लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा। वो बिल्कुल सस्पिशियस नहीं है, उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल है। तो ये बंदा कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुमने ठीक से रिसर्च नहीं की और मुझे कुछ भी आकर बोल दोगे। पता है तुम्हें वो 10 सालों से वहां है, तो क्या वो 10 सालों से चुपचाप वहां पर बिना मतलब के बैठा हुआ है। और हम देखते हैं कि इसकी सारी बातें ये तीनों बेवकूफ और डायरेक्टर पार्क भी छुप कर सुन रहे होते हैं और ये अजीब तरह से स्माइल कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये लोग डार्क मॉडल के हिप्नोटिज्म में है। ये डायरेक्टर पार्क तो वैसे भी ब्रिज से कूदे थे डार्क मॉडल की वजह से, तो ये उनके हिप्नोटिज्म में होंगे ही और ये लोग नैम से मार खाने के बाद उसके हिप्नोटिज्म में चले गए होंगे, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हमें किसी नैम नाम के बंदे ने नहीं मारा है, हम नैम नाम के किसी बंदे को नहीं जानते, हमने तो गीचेंग के बंदों से ही मार खाई है और तभी गीचेंग की लंका लगी थी। तो पक्का डार्क मॉडल ने इन्हें हिप्नोटाइज करके रखा है और ये इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है इनसे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इनकी को देखते हैं जो कि अपनी पेट पूजा कर रहा होता है। ये तो भुक्खड़ ही अपनी पेट पूजा करेगा ही और ये चिप्स खा रहा होता है। फिर नैम इससे पूछता है कि इंकी, क्या तुम मेरी बात ठीक से नहीं सुन रहे हो। तो इंकी इसकी तरफ देखता है और बोलता है चल साले, मैं तुझे एक भी नहीं दूंगा। तो नैम बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं बोल रहा और तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही अजीब चीजें कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा जल्दी ही डिसअपियर हो जाते हो। इंकी से इग्नोर कर रहा होता है, कुछ नहीं सुन रहा होता है और तभी हम किसी को आते हुए देखते हैं और फिर नैम इंकी से फिर से पूछ रहा होता है कि प्लीज तुम मुझे बता ही दो कि तुम क्या छुपा रहे हो और तुम बार बार डिसअपियर कहाँ हो जाते हो। इंकी अभी भी खा रहा होता है, इसकी बातें नहीं सुन रहा होता और अचानक से डिसअपियर हो जाता है। तो फिर नैम बोलता है कि तुम अचानक से कहाँ डिसअपियर हो गए। फिर हम देखते हैं कि कोई नैम को बुलाता है, गैंग नैम। तो नैम उसकी तरफ देखता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो सीओ हो। और हम सीओ हो को देखते हैं जो कि हीरोइक पोज में यहाँ पर खड़ा होता है। तो क्या ये नैम की लंका लगा देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग दोनों कहीं जा रहे होते हैं और फिर नैम इससे पूछता है कि हम लोग दोनों जा कहाँ रहे हैं, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। फिर ये रुकता है और नैम से पूछता है कि तुम क्या हो। तो नैम ये सुनकर शौक हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ देर का साइलेंस हो गया होता है यहाँ पर और हम नैम को देखते हैं जिसे उसकी फ्यूचरिस्टिक विजन से दिखता है कि सीओ उसे लात मारने वाला है और तभी नैम इसे डॉज कर लेता है और पीछे जाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अचानक से मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। तो सीओ पूछता है कि डार्क मोटल प्रोजेक्ट क्या अभी भी चल रहा है, उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। तो नैम बोलता है डार्क मोटल प्रोजेक्ट क्या। तो सीओ उसके पास आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से कुछ ज्यादा ही दिक्कतें हुई हैं, तो मुझे जल्दी बताओ और हाँ तुम्हारा शुक्रिया मेरे पास आने के लिए, लेकिन तुम बिना रिप्रेसर के आराम से कैसे जी रहे हो, मुझे ये भी जरूर बताना। तो नेम बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि सीओ उसे फिर से एक पंच मारता है और नेम इसे फिर से डॉज कर लेता है और फिर नेम फिर से उसे गुस्से में कह रहा होता है कि ये सब बंद कर दो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और हम फिर से देखते हैं कि नैम उसकी फ्यूचरिस्टिक विजन से देख रहा होता है कि सीओ उसके ऊपर मल्टीपल पंचेस बरसाने वाला है और नैम कहता है कि मैं इन सभी चीजों को क्लियरली देख पा रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा ही तेज है। और हम देखते हैं कि नैम ये सब देखने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रहा हो और सीओ उसे घुसंड मारने लगता है और उसके बाद जब उसे फिर से एक किक पड़ने वाली होती है तो नैम उसे ब्लॉक कर लेता है और फिर रेज में जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ
कि ये सब रोक दो। और हम देखते हैं कि नैम की आंखें फिर से काली हो गई होती हैं, उसकी नसें फूल रही होती हैं। और फिर वो सीओ की टांग पकड़ता है और उसे घुमाकर फेंक देता है, और फिर सीओ जाकर दीवार से भिड़ता है। और फिर नैम कहता है कि अरे मुझे माफ कर देना, क्या तुम ठीक हो? तो सीओ बोलता है कि तुम में तो स्किल्स हैं सारे सीनियर्स को हॉस्पिटल पहुंचाने की, अब मुझे कोई शक नहीं है कि ये सब तुमने ही किया था। तो नैम बोलता है हॉस्पिटल, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तब से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जो मुझे समझ ही नहीं आ रही? क्या तुम सीधी भाषा में बात नहीं कर सकते? सीधी भाषा, सीधी भाषा। तो सीईओ सोचता है कि क्या ये बकवास कर रहा है, इसे कुछ पता नहीं है क्या, या फिर ये एक्टिंग कर रहा है फिर से। तो फिर नैम इससे पूछता है कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। और हम तभी देखते हैं कि इंकी फिर से बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो नैम, इस बेवकूफ को तो मैं ही सबक सिखा देता हूँ। तो नैम कहता है कि इंकी तुम बाहर क्यों आए? तो सीईओ बोलता है ये क्या बकवास है? तो नैम बोलता है ये मेरा दोस्त है। और इंकी बोल रहा होता है कि मैं इसे हिट करूंगा इसकी बत पे, मैं इसके पिछवाड़े पे इसे मार कर बताता हूँ तो मैं कौन हूँ, इसे भी तो पता चले कि इंकी कौन है। और ये अपनी बैट स्विंग कर रहा होता है। और फिर नैम बोलता है लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुम इसे देख सकते हो? और सीओ ये सुनकर शौक हो जाता है, और नैम भी बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है कि सीओ इंकी को देख कैसे पा रहा होता है। और ये बेवकूफ एक और बल्ला निकाल लेता है और बोलता है अब मैं तुझे बताता हूँ कि इंकी कौन है। जब मेरे पास दो बल्ले हैं तो मैं तेरे पिछवाड़े को जल्दी ही तोड़ दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि नैम पूछ रहा होता है कि तुम्हें इनकी दिख कैसे रहा है। और हम तभी देखते हैं कि सीओ दौड़ते हुए आता है और इंकी को पकड़ता है। और नैम ये देखकर शौक हो जाता है, और हम देखते हैं कि इंकी रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि बहुत ज्यादा दुख रहा है, तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा दुख रहा है, तुम बेवकूफ कहीं के। और फिर सीओ सोचता है कि क्या ये एक डार्क मॉडल है, लेकिन ये इस फॉर्म में कैसे है? फिर नैम बोलता है तुम इंकी के साथ क्या कर रहे हो, उसे अभी छोड़ दो। और इंकी बोल रहा होता है कि मैंने कहा नहीं, ये सब दुख रहा है। तो सीओ इससे कहता है इंकी, क्या इसका कोई नाम भी है? तो इंकी इससे कहता है कि हे गुंडे कहीं के, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। और ये नैम के ऊपर पॉइंट करते हुए सब कह रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि नैम पीछे से आ रहा होता है और अजीब सी स्माइल दे रहा होता है। ये पीछे घूमता है, तब तक नैम उठता है और इसे किक मारता है, जिसे ब्लॉक तो करता है लेकिन उसकी फोर्स से पीछे चला जाता है और बोलता है रुको, ये तो वही फीलिंग है ना जब मैंने उसे देखा था, द डार्क मॉडल। और हम देखते हैं कि शायद नेम को फिर से डार्क मॉडल ने कंट्रोल कर लिया है और ये इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और सीईओ सोचता है कि क्या ये कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ये बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है? और अगर वो डार्क मॉडल है तो फिर ये कौन है? इस डार्क मॉडल के साथ क्या दिक्कत है? क्या इसकी बॉडी में एक और डार्क मॉडल है? और हम तभी देखते हैं कि नैम इसके पास आ गया होता है और इंकी डिसअपियर हो जाता है और नैम इसका मुंह पकड़ के दीवार में स्लैम करता है। तो ये सीईओ बोलता है कि तू साले ये सब क्या बकवास है, आखिर एक शरीर में दो बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? तो नैम बोलता है बेवकूफ, क्या मैं तुझे बेवकूफ लगता हूँ? दो बेवकूफ एक साथ कैसे रहते हैं? तो अच्छा तूने भी किसी को कैद कर रखा है ना? मैं तुझे बताता हूँ कि बेवकूफ कौन है। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, अब मैं तुझे दिखाता हूँ, लेकिन तुझे एक्सचेंज में मेरी मदद करनी होगी। और हम देखते हैं कि नैम इसकी फिंगर को पकड़ के इसकी रिंग निकालने लगता है जिसने पहनी है। और हम देखते हैं ये देखकर ये शॉक हो जाता है और नैम इसकी रिंग निकाल रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसके हाथों में भी नसें फूल रही होती हैं, बिल्कुल ब्लैक कलर की, जैसे नैम के फेस पे होती हैं जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा या रेज में चला जाता है। तो और नैम इसकी रिंग निकाल देता है और सीओ बोल रहा होता है ऐसा बिल्कुल मत करना। और हम तब तक देखते हैं कि सीओ के फेस पे भी वैसे ही ब्लैक नसें निकलने लगती हैं और सीओ बोल रहा होता है तुम्हें उस रिंग को नहीं निकालना चाहिए था बेवकूफ कहीं के, मुझे वो वापस दो। और हम देखते हैं कि इसका चेहरा पूरी तरह से ब्लैक बन रहा होता है और इसकी आंखें भी काली हो जाती है नैम की तरह, लेकिन इसका हाथ पूरी तरह से काला हो जाता है। वैसे नैम के साथ ये सब नहीं होता, ये कुछ ज्यादा ही बदल रहा है। और हम तभी देखते हैं कि ये नैम के हाथ में मारकर उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है और हम देखते हैं नैम दूर उड़कर गिरता है। और फिर ये बोल रहा होता है कि मुझे रिंग के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहिए था, मुझे नहीं पता था ये ऐसा कर देगा। और हम देखते हैं शायद सीओ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और वो रिंग उठाता है। तो नैम बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ अब मेरी ट्रू फॉर्म। और हम सीओ को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ब्लैक हो रहा होता है और ये डार्क मॉडल की ट्रू फॉर्म देखकर शॉक हो गया होता है। फिर हम सीईओ को देखते हैं जो कि कहता है कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, आखिर तुम्हारे अंदर ये सब कैसे है? और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डार्क मॉडल्स होते हैं। एक और डार्क मॉडल होता है जिसकी रेड आइज है, वैसे इन सभी में डिफरेंट है। और ये सभी नैम की बॉडी से निकल रहे होते हैं जहाँ पर उसका कट लगा था। और ये देखकर सीईओ बहुत ज्यादा ही डर गया होता है और शॉक हो गया होता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इतने सारे डार्क मॉडल्स कैसे हैं, और इसके साथ तुम्हारी बॉडी काम कैसे कर रही है? और ये सुनकर ये डार्क मॉडल कहता है जिसने नैम को कंट्रोल करके रखा है कि ये स्पेशल केस है, ये लड़का जिसका नाम गैंग नैम है और साथ में वो बंदा इंकी भी, ये लोग दोनों स्पेशल हैं। और हाँ लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय पर,
इस समय पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा समय से कैद हैं और अब हमारे बदले का समय आ चुका है। तो शुरू करो। जैसे तुमने मेरा हाथ काटा है, मेरी पूरी शरीर को काट दो। जल्दी करके दिखाओ मुझे ये। और ये सीओ का हाथ लेकर अपने कट के अंदर डालने लगता है, जिससे ये उसका पूरा शरीर दो टुकड़ों में कर दे। तो सीओ यहाँ खुद को रेजिस्ट करने लगता है। तो डार्क मॉडल कहता है कि यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी तुम हम में से एक हो और तुम्हारे पास तो एक ही डार्क मॉडल है, लेकिन हम लोग 100 की तादाद में हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि नैम के अंदर में और भी डार्क मॉडल्स होते हैं। अभी तो यहाँ तुम देख सकते हो जितने भी डबल आईज हैं डार्क मॉडल्स होते हैं। और फिर नैम कहता है कि बस और थोड़ा करके दिखा दो। और हम तभी देखते हैं कि इसे कुछ दिक्कत होने लगती है और ये पीछे घूम के देखता है कि क्या गड़बड़ है, और तभी ये स्माइल करने लगता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब ज्यादा हो रहा है। और हम देखते हैं कि इसके हाथ से डार्क मॉडल्स निकलने की कोशिश कर रहा होता है, इसका हाथ पूरा ही अलग हो गया होता है। और हम तभी देखते हैं कि यहाँ हमारा द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय इंकी आ गया होता है, जो इन सभी को पकड़ के कंट्रोल कर रहा होता है। और फिर ये डार्क मॉडल इंकी से कहता है कि क्या तुम फिर से इस बच्चे की मेमोरीज इरेज करने वाले हो? तुम्हें नहीं लगता कि इस बच्चे को भी ये सब जानने का हक है? और हम देखते हैं कि इंकी ने सभी को कंट्रोल कर लिया होता है, सभी सप्रेस हो गए होते हैं। और ये डार्क मॉडल इंकी की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? इस बच्चे को हील करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं देख सकता हूँ कि तुम अब बहुत ज्यादा ही कमजोर हो गए हो। और ये स्माइल करके वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम सीओ को देखते हैं, जिसका डार्क मॉडल उसके शरीर से हटने लगता है, वो नॉर्मल होने लगता है और अपने डार्क मॉडल स्टेट से बाहर आ जाता है। और फिर वो कहता है कि ये कब हुआ, मेरे हाथ में मेरी रिंग कब आई? और फिर इंकी से कहता है कि क्या तुमने ये किया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंकी कहता है कि हाँ, ये मैंने ही किया है। और फिर कहता है कि हे गुंडे कहीं के, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है? तो सीईओ कहता है कि मैंने थैंक्स तो किया, तुम बेवकूफ हो क्या? फिर हम नाइट में बिल्डिंग्स का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीईओ नैम को उठाकर उसके घर ले जा रहा होता है और कहता है कि ये लाड़ गिरा रहा है, कि ये सोते समय ऐसा ही करता है, और तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि यहाँ पर बैठना बहुत ज्यादा ही मजेदार है? और हम देखते हैं कि इनकी इसके सर पे बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसके फेस को कवर करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मैं बेवकूफ दिखता हूँ? मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, समझे? तो सीओ कहता है कि मैं देख नहीं पा रहा बेवकूफ कहीं के। तो इंकी कहता है हमारा घर इस तरफ है, मैंने कहा कि हमारा घर इस तरफ है। तो सीओ कहता है बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ऊपर से हटो। तो मैं इंकी की वॉइस को इस तरह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंकी हमेशा टूटे फूटे वर्ड्स ही बोलता है, मतलब क्लियर नहीं बोलता है। नैम बस समझ लेता है कि वो क्या बोल रहा है, तो वो हमेशा टूटे फूटे वर्ड्स बोलता है। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा नेचुरल लगेगा। अगर तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं ठीक कर लूंगा, इसे नॉर्मली बोलूंगा। फिर हम नैम के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीओ ने नैम को सुला दिया होता है, मतलब लेटा दिया होता है बेड पे। नैम सो रहा होता है और फिर सीओ इंकी से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि इस लड़के गैंग नैम की बॉडी में इतने सारे डार्क मॉडल्स क्या कर रहे हैं और इसे ये सब पता क्यों नहीं है, और ये बिल्कुल ठीक कैसे है इतने सारे डार्क मॉडल्स को अपने शरीर में रख के भी? तो इंकी बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ये बोलता है मदद? किस चीज में मदद? तो इंकी बोलता है वो डार्क मॉडल जिसकी ग्रीन आइज है, जिससे अभी तुम्हारा एनकाउंटर हुआ, मैं बस उसे ही कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बाकी सभी लोगों को कंट्रोल तो कर सकता हूँ, जितने भी डार्क मोटर्स इसके शरीर में, लेकिन मैं उसी बंदे को कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूँ कि तुम गैंग नैम की टेक केयर करो जब तक मैं उसे पूरी तरह से सप्रेस नहीं कर देता। और उसके बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और डार्क मोटल प्रोजेक्ट क्या है। मैं ये सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि कोई सीईओ और नैम की फोटो देख रहा होता है और इस फोटो को किसी ने उसे फॉरवर्ड किया होता है और कहा होता है कि ये लोग 30 मिनट पहले पार्क में थे। और ये वही बंदा होता है, प्रोफेसर का चमचा, मतलब एजेंट, जो कह रहा होता है कि ये बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, लेकिन वो तो 10 साल पहले मर चुका था, ऐसा नहीं हो सकता। जैंग सीईओ हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा अभी भी जिंदा हो। तो शायद सीईओ के साथ कुछ ज्यादा ही बड़े कनेक्शन है डार्क मॉडल प्रोजेक्ट के, तभी तो उसके पास डार्क मॉडल भी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इंकी को देखते हैं, जो सीईओ से कह रहा होता है कि नैम को कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उसकी मेमोरीज इरेज कर दूंगा। मैं हमेशा से ही ये करता आया हूँ, जब जब कुछ गड़बड़ हुई है तब तक। फिर हम ग्रैंडपा का सीन देखते हैं, जो किसी बॉक्स को देख रहे होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वही टीचर जो गैंग नेम को उसके ऑर्फन में पढ़ाती थी, मतलब टेक केयर करती थी, वो ग्रैंडपा से बोल रही होती हैं कि ये गैंग नेम की फोटो है, जो कुछ बच्चों ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट होने की वजह से फाड़ दी थी। तो बच्चे तो बदमाश होते ही हैं, लेकिन मैंने इस फोटो को बहुत मेहनत से जोड़ा है। मुझे लगा कि ये गैंग नेम के लिए सच में बहुत ज्यादा कीमती होगी, तो मैंने इसे जोड़ दिया है पूरी तरह से। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर दिया है, तो मैं चाहूंगी कि नेम इसे वापस ले ले। फिर हम करंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा उसी बॉक्स को खोल रहे होते हैं और वहीं से फोटो निकालते हैं। और फिर ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि मैंने इसे लेकर बिल्कुल सही किया था, 10
साल पहले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इंकी सीओ से बोल रहा होता है कि मैं इसे 10 सालों से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, गैंग नेम की और इसकी मेमोरीज को इरेज कर रहा हूँ, जिससे डार्क मोटल्स इसे वश में ना कर सके। मैं इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ डार्क मोटल से, ताकि ये उन डार्क मोटल्स के साथ मिक्स ना हो जाए, वो इसकी बॉडी पूरी तरह से अपने अंदर ना संभाले। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं नैम की फैमिली फोटो को देखकर कि असल में नैम ने अपनी मेमोरी खो दी, पता नहीं कैसे। और सबसे बड़ी चीज जो उसकी मेमोरी से चली गई, उसका अपना भाई। तो मैं सच का पता लगा के रहूंगा, तुम्हारी मौत ऐसे ही बेकार नहीं जाएगी, तुम चिंता मत करो गैंग जियोन। फिर हम नैम के भाई को देखते हैं जिसका नाम गैंग जियोन है, और हम देखते हैं उसकी पूरी फैमिली उसके पास आ रही होती है, और नैम उसे देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो गया होता है और बोल रहा होता है कि भैया आप आ गए। तो हमें यहाँ पता चल गया है कि नैम का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम गैंग जियोन था, और नैम उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका है। तो मुझे पता है समझदार लोग तो अभी भी समझ ही गए होंगे। तो आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पर ये नैम का बड़ा भाई कह रहा होता है कि मैं 22 साल का था और स्प्रिंग का मौसम था, सब कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छा था, बहुत ज्यादा ही ग्रेट, सभी चीजें अच्छी चल रही थी। फिर हम देखते हैं ये अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, तो इसकी मॉम कह रही होती है क्या तुम अच्छे से खा रहे हो? तो ये कहता है कि मैं सच में अच्छे से खा रहा हूँ, आप मेरी चिंता करना बंद करिए। और हाँ, वैसे ये बताइए कि नैम ने बताया कि उसे बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए? तो इसकी मॉम कहती है कि हाँ, उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बच्चा होकर भी इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है कि मैं क्या ही करूं। पता नहीं वो किस पर गया हुआ है, तुम्हारा डैड तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा है कि वो तुम्हें बस जल्द से जल्द देखना चाहता है और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा समय बिताना चाहता है, वो अपने बड़े भाई के साथ समय बिताना चाहता है। फिर हम देखते हैं वही फर्स्ट एपिसोड वाला सीन जहाँ पर नैम के डैड पूछ रहे होते हैं कि नैम तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए? तो नैम बोलता है कि मुझे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मॉम डैड तो मेरे पास है ही, तो मुझे और क्या ही चाहिए होगा? तो नैम के डैड कहते हैं कि कुछ भी, तुम्हें कुछ तो चाहिए होगा, अब इतने भी बड़े मत बनो। तो नैम कहता है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए, और अगर आप इतना ज्यादा पुश कर ही रहे हैं तो मैं भाई को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, मैं बड़े भैया के साथ समय बिताना चाहता हूँ। वो कब आ रहे हैं? तो हमने इस सीन में देखा कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा ही अलग हैं फर्स्ट एपिसोड से। फिर हम देखते हैं कि नैम के भाई को ये सुनकर बहुत ज्यादा ही खुशी हुई होती है, और फिर उसकी मॉम फिर से कहती है कि वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम कब आ रहे हो, और हाँ, तुम ज्यादा मेहनत मत करना, अगर तुम्हें ज्यादा ही हार्ड टाइम हो रहा हो या तुम्हें बहुत ज्यादा ही बुरे समय से गुजर रहे होगे तो हमें जरूर बताना, अकेले ही सब कुछ सहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बोलता है कि मैं सच में एकदम ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और वैसे आपको क्या लगता है कि हमें नैम के बर्थडे पर एक ट्रिप पर जाना चाहिए कि नहीं? और वैसे भी हमें ट्रिप पर गए हुए बहुत ज्यादा ही समय हो गया था, तो हम साथ में चलेंगे। तो नैम की मॉम कहती है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो जियोन कहता है, नैम के बड़े भाई का नाम गैंग जियोन है तो मैं उसे अब जियोन कहूंगा। तो जियोन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले से रिजर्वेशन करवा के रखी है, तो हमें जाना ही होगा, और हम लोग सब जा रहे हैं, ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो हमसे बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि सब कुछ ऐसे ही खुशी से और ग्रेट जाएगा, सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही होगा। फिर हम एक लेडी को देखते हैं, तो शायद ये एक डॉक्टर है, जो कि इससे कहती हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फैमिली को ये सब बता देना चाहिए, कि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे इन सभी चीजों के लिए। फिर यही हमसे कहता है कि जब तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास सिर्फ एक और साल है जीने के लिए। और फिर ये कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी कुछ समय तो है, और मेरे पास जितना समय है मैं उनके साथ खुशी से गुजारना चाहता हूँ, मैं उन्हें चिंता में नहीं रखना चाहता, मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता अपनी वजह से, और मैं उस समय को बहुत ज्यादा ही खुशी के साथ उनके साथ गुजारना चाहता हूँ, भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। और वैसे भी बहुत समय के बाद ही हमारी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। मुझे लगा कि हमारा बुरा समय जा चुका है, हम बुरे समय से ओवरकम कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं अपनी फैमिली को कुछ ज्यादा ही बुरे समय पर ढकेलने वाला हूँ, और ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही होगा। और हम देखते हैं कि ये यहाँ रो रहा होता है। तो भाई इसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, ये इसके पास तो समय ही नहीं है जीने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ये बारिश में एक बेंच के पास बैठा होता है और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि अपनी फैमिली से क्या ही कहेगा। फिर हम देखते हैं कि कोई इसे बुलाता है, जिससे इसका ध्यान उसके ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि ये वही डायरेक्टर पार्क होता है। और ये जियोन हमसे कहता है, जिस दिन मेरी मीटिंग डायरेक्टर पार्क से पहली बार हुई, वहीं से सारी चीजें शुरू हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर पार्क इससे कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है इस चीज में, अगर तुम इस चीज के बारे में अच्छे से सोच लो तो इस नंबर पर कॉल जरूर लगाना। और वो इसे एक कार्ड देते हैं, और हम देखते हैं कि इस पे वही डार्क मोटल का साइन बना होता है इस कार्ड के ऊपर। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और नैम की फैमिली फैमिली ट्रिप पर आई होती है, फर्स्ट एपिसोड का सीन। यहाँ पर नैम की मॉम कह रही होती है कि हमें फैमिली ट्रिप पर आए हुए बहुत ज्यादा ही समय हो गया है ना। तो नैम के डैड कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि हम लोग फैमिली ट्रिप पर अगली बार कब आए थे। फिर हम जियोन को देखते हैं जो कि नैम के साथ बैठा होता है और बोल रहा होता है,
तुम्हें क्या लगता है कि सी शेल्स कलेक्ट करना कैसा रहेगा मेरे साथ? तो नैम बोलता है बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इसमें, वाह चलो जल्दी करते हैं इसे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दोनों मिलकर सी शेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और जियोन इससे कह रहा होता है कि देखो मुझे एक मिल गया। तो नैम कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि नैम के मॉम डैड दूर से इन्हें देख रहे होते हैं और फिर जियोन नैम से कहता है कि चलो ये मॉम को दिखाओ और चलो मिलकर पिक्चर लेते हैं। तो नैम कहता है ठीक है बड़े भैया। और फिर हम देखते हैं कि नैम दौड़ते हुए अपनी मॉम के पास आ रहा होता है और बोलता है कि मॉम देखिए मैंने आपके लिए सी शेल्स कलेक्ट किए हैं प्रेजेंट में, चलिए ना मैं फैमिली पिक्चर लेनी चाहिए उस सी शेल्स के साथ जो मैंने आपको गिफ्ट किए हैं। फिर हम देखते हैं कि जियोन फोटो ले रहा होता है इन तीनों की। तो नैम बोलता है कि तुम, तो जिन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड अच्छे से देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि जियोन जो था वो पहले भी इस पिक्चर में था, मतलब ओल्ड में भी पिक्चर में था जियोन। तो फिर नैम जियोन से कहता है कि तुम ही क्या बकवास कर रहे हो, क्या बड़े भाई आप पिक्चर में नहीं आने वाले? तो जियोन कहता है चलो पहले एक ले लेता हूँ। तो नैम बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हम लोग साथ में लेंगे पिक्चर, मैं अकेले पिक्चर नहीं लूंगा, हम फैमिली हैं। क्यों ना आप उन दीदी को बोलने की वो आपके लिए पिक्चर ले देंगी। तो ये उसकी तरफ देखता है और उसे कैमरा पकड़ाते हुए कहता है कि क्या आप मेरे लिए पिक्चर ले सकती हैं, क्या आप हमारे लिए एक पिक्चर ले सकती हैं? तो ये बोलती है ठीक है मैं आपके लिए एक पिक्चर ले दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उससे थैंक यू बोलता है और ये लेडी पिक्चर लेने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग फैमिली पिक्चर ले लेते हैं जिसमें ये लोग तीन नहीं बल्कि चार होते हैं, जियोन भी इनके साथ होता है। और फिर ये कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये समय आखिरी हो, मैं चाहता था कि मैं इनके साथ और भी ज्यादा समय बिताऊं, और अगर इसका कुछ थोड़ा सा भी चांस है, एक छोटी सी भी उम्मीद है कि मैं जी सकता हूँ तो मैं जरूर उसके पीछे जाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नैन सो रहा होता है और ये सोते हुए भी बोल रहा होता है कि बड़े भाई। फिर हम देखते हैं कि जियोन कहीं जा रहा होता है और वो अपने मॉम डैड से कहता है कि असल में मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ और शायद मैं कुछ समय तक नहीं आ पाऊंगा। तो इसकी मॉम पूछती है ऐसा क्यों है बेटा? तो ये बोलता है कि मैं बस कुछ काम करने वाला हूँ प्रोफेसर लैब में प्रोफेसर के साथ, और मुझे लगता है कि ये मुझे एक एडवांटेज ही देगा मेरी एम्प्लॉयमेंट में, इससे मेरी नौकरी लगने के बहुत ज़्यादा ही चांस बढ़ जाएंगे। और हाँ आप चिंता मत करिए मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और हाँ आप लोगों को मैं निराश नहीं करूंगा, मैं एक गुड रिजल्ट के साथ ही आने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दोनों सोच रहे होते हैं और उदास हो रहे होते हैं कि ये अभी तो आया है फिर जा रहा है। और फिर जियोन के डैड कहते हैं कि चिंता मत करो, हमें तुम पर बहुत ज्यादा ही भरोसा है, तुम हमारे साथ बहुत समय से ही हार्ड वर्क कर रहे हो और हम लोग तुम्हारी वजह से बहुत दूर तक आए हैं, तुम चिंता मत करो। और फिर नैम की मोम और जियोन की मोम कहती हैं कि हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा ही सॉरी है बेटा, और ग्रेटफुल भी हैं तुम्हारे लिए कि हम तुम्हें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये कहता है कि आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह की चीजें कहें, मैं जा रहा हूँ और आप लोग सैड मोमेंट बना रहे हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं। और हाँ आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी वजह से तो मैं इतना ज्यादा बड़ा और ताकतवर बना हूँ, और मेरे लिए इंतजार करिए, हम लोग मिलकर और ज्यादा खुश रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हम किसी ऑडिटोरियम को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि तुम लोग को पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो हमें पता ही नहीं है, हम उन चीजों से बेखबर रहते हैं, और एक ऐसी ही चीज मैंने बना डाली है। और हाँ दुनिया को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, और हम लोग आप लोगों की वजह से ही यहाँ तक आ पाए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया। और हम देखते हैं कि यहीं पर डायरेक्टर पार्क बैठे हैं जो मास्क लगा कर बैठे होते हैं। इसी का लगता है मास्क लगा कर बैठेगा तो मैं इसे पहचान नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो मास्क लगा कर बैठे होते हैं, और हम देखते हैं कि फिर ये आदमी कहता है कि मरने का जो डर है, बीमारियां, डिसेबिलिटीज, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। हम ऐसे जगह पर आ चुके हैं, ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं, हर एक चीज से लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये सारी चीजें ये वही प्रोफेसर बोल रहा होता है जिसने डार्क मोटर प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब डार्क मोटर्स बनाए हैं। और हम देखते हैं कि ये किसी चीज के ऊपर से पर्दा हटाता और बोलता है कि ये रहा द डार्क मॉडल। और हम देखते हैं कि किसी कांच के केज में एक डार्क मॉडल होता है, और फिर ये कहता है कि ये चीज आपके शरीर में चला जाएगा और ये तब तक आपके शरीर में रहेगा, ये आपका गुलाम बनकर रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते, ये आपकी जगह पर बीमार होगा, ये आपकी जगह पर मरेगा। और इन सभी चीजों को सुनकर इन सभी का इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। और फिर ये कहता है कि आप लोग डार्क मॉडल को आराम से यूज कर सकते हैं जब तक आपके पास एक रिप्रेसर हो। तो हमें पता चल चुका है कि ये जो रिंग है ये एक रिप्रेसर है जिससे डार्क मॉडल्स कंट्रोल में रहते हैं, मतलब बहुत लोगों को तो पता चल गया होगा लेकिन जिन्हें नहीं पता चला मैं उन्हें बता देता हूँ। और ये फिर से कहता है कि इस समय पर हम लोग अनऑफिशियली बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं लोगों के ऊपर, बीमारियों और डिसेबिलिटीज मतलब अपाहिज बने के ऊपर। और अगर इस स्टेज को हमने बहुत अच्छे से बिना किसी दिक्कत या प्रॉब्लम के क्लियर कर दिया तो आप सभी एक नए एरा में पहला कदम लेंगे। और हम देखते हैं कि ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं
गैंग जियोन को, जो कि कह रहा होता है कि अच्छा तो ये वो प्लेस है, ये जगह तो बहुत ज्यादा ही आइसोलेटेड है, बहुत ज्यादा ही अलग है दुनिया से, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारी कार्स हैं। और हम वही बिल्डिंग नंबर 13 को देखते हैं जहाँ ग्रैंडपा गए थे, जहाँ पर प्रोफेसर की लैब है। और फिर इसे दो लोग दिखते हैं और ये उनके पास जाने लगता है और कहता है कि शायद मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम किसी ट्रक के अंदर का ही सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई इसके गेट को खोल रहा होता है और ये ग्रैंडपा ही होते हैं, और ये डार्क मॉडल्स के डब्बे को ट्रक से निकाल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि कोई ने कहता है कि तुम यहाँ पर हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए आज कुछ ज्यादा ही काम है। तो ग्रैंडपा इससे कहते हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और ये जल्दी ही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा ग्रैंडपा को देख रहा होता है जैसे कि ग्रैंडपा ने इसका बहुत बुरा ही काट लिया है। तो ये वही बंदा है, ये प्रोफेसर का एजेंट। और ये ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है हम दोनों। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम कार्ड को हैंडल करोगे। तो ये कहता है कि मैं इसे मना करता हूँ, तुम्हें याद नहीं है कि मैंने अगली बार विंटर में तुम्हारी मदद की थी प्रोफेसर के कहने पर, जब उन्होंने मुझसे वो बेकार सा वियर्ड फेवर के बारे में कहा था। मैं उस समय बहुत ज्यादा ही पैसा हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं क्योंकि ऐसा हुआ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही मदद की जरूरत थी, और तुम तो जानते हो कि इसके बारे में कोई भी नहीं जानता, और बच गए तुम तो बस। और वैसे भी उसने कहा है कि ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। और ग्रैंडपा उन बॉक्सेस को ट्रक से निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मेरी बैग बहुत ज्यादा ही दर्द दे रही है, छोड़ो, वैसे भी दुनिया कुछ जल्दी ही चेंज हो रही है। अब एक रिसर्च लोगों को बचा सकेगा, उन बीमार लोगों को जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। और हम देखते हैं कि ये वही डब्बा होता है, इन डब्बों पे वही मार्क बना होता है डार्क मोटर प्रोजेक्ट का। और फिर ग्रैंडपा इस बंदे से कहते हैं प्रोफेसर जाएंगे एक अमेजिंग पीपल है, तो मैंने लगता वो बहुत ज्यादा ही जवान है, फिर भी वो लोगों के बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं। और ये लोग दोनों मिलकर उस सामान को कार्ट पर लोड कर रहे होता है। ग्रैंडपा इससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हमें एक और कार्ट नहीं ले लेनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा उन सभी बॉक्सेस के ऊपर घूर रहा होता है, उन सभी बॉक्सेस को घूर रहा होता है। फिर ग्रैंडपा ये देखकर कुछ नहीं समझ पा रहे होते और इससे पूछते हैं कि तुम इतना अजीब सा फेस क्यों बना रहे हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए रहता हूँ क्योंकि तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो। तो ये बंदा ग्रैंडपा से कहता है कि तुम्हारा बच्चा वो बहुत ज्यादा ही तंग हुआ होगा, उसने बहुत ज्यादा ही हार्ड टाइम देखा होगा तुम्हारी वजह से। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे अब चलो भी, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद दूंगा जब हम लोग ये सब कर लेंगे तो चिंता मत करो। तो ये कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उस चीज को और ज्यादा नफरत करता हूँ। तो ग्रैंडपा इसकी बैग पर एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मैं ये कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और मुझे वो चीज सच में पसंद है, तो मैं तुम्हें पिला कर रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि इन्हें कोई कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। इन दोनों का ध्यान उस पर जाता है और ये होता है हमारा गैंग जियोन, जो कि इनसे कहता है कि मुझे माफ करिएगा लेकिन मुझे आपसे डायरेक्शन पूछनी है, मुझे पता नहीं कि किस तरफ जाना है। फिर हम देखते हैं, इतना ब्यूटीफुल सीन है यार ये। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा से कह रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम प्रोफेसर जैंग को खोज रहे हो, तो तुम्हें थर्ड फ्लोर पर जाना पड़ेगा उनकी लैब में। तो जियोन इन्हें थैंक यू कहता है और जाने लगता है, और फिर इसका ध्यान किसी चीज के ऊपर जाता है और बोलता है ओ अच्छा, ये भी यहाँ पे है। और ये उस चीज की तरफ जाने लगता है और हम देखते हैं ये होती है वेंडिंग मशीन, और ये वहां से दो ड्रिंक्स खरीदता है और जल्दी जल्दी जाते हुए उन दोनों को ड्रिंक देते हुए कहता है कि आप लोग पक्का थक गए होंगे, क्या आप लोगों को ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, ये लीजिए। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये, तो जियोन कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही रिफ्रेशिंग होगा, वैसे भी आज दिन बहुत ज्यादा ही गर्म है। तो ग्रैंडपा इस बंदे से कहते हैं कि क्या ये यहाँ पर प्रोफेसर की हेल्प करने आया एक्सपेरिमेंट में, वैसे भी ये बहुत ज्यादा ही अच्छा और प्यारा बच्चा था, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं देखने के लिए इन दिनों। और ये वो कोल्ड ड्रिंक देखते हुए ये बोल रहे होते हैं। फिर ये भी उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हुए कहता है कि हाँ वो सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा था, वैसे इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और फिर ग्रैंडपा इससे कहते हैं कि ओ देखो, लग रहा है जैसे कि कुछ ज्यादा ही प्यासे थे, ये ड्रिंक कर रहा होता है। और फिर हम लिफ्ट का सीन देखते हैं जिसका डोर खुलता है और हम डायरेक्टर पार्क को लिफ्ट से निकलते हुए देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि प्रोफेसर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, क्या प्रेजेंटेशन दी है आपने। तो प्रोफेसर का ध्यान डायरेक्टर पार्क पे जाता है और फिर डायरेक्टर पार्क फिर से इससे कहते हैं कि वो लोग तो बहुत ज्यादा ही उतावले हैं रिजल्ट के बारे में, वो लोग कुत्तों की तरह इस चीज के अंदर फंसे जा रहे हैं। वैसे भी अगर वो कुछ लाइफ फोर्स को खरीद पाए, किसी ऐसी चीज को जिससे उनकी जिंदगी बढ़ सकती है, तो कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा ही। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर उसी डब्बे के अंदर से कुछ निकाल रहा होता है और हम देखते हैं कि ये यहाँ पर इंसान की बॉडी, ओ भाई, और हम देखते हैं कि यहाँ डब्बे के अंदर इंसान की बॉडी होती है। और फिर
और फिर डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि वैसे भी वो उन लोगों की चिंता क्यों ही करेंगे जिन्हें वो जानते ही नहीं है। तो ये प्रोफेसर कहता है कि वैसे भी ये सिर्फ जिंदगी की बात नहीं है। और वो उस फिजिकल बॉडी मतलब इंसान की बॉडी को उस डब्बे से निकाल रहा होता है और इंजेक्शन तैयार करते हुए कहता है कि पावर, स्किल्स और इंस्टिंक्ट भी और सारी इनकी फिजिकल एबिलिटीज सभी कुछ खींच लिया जाएगा और इस्तेमाल कर लिया जाएगा। वैसे भी हर आदमी अपने अंदर कुछ ना कुछ काला या अंधेरा लेकर तो रहता ही है ना। और हम देखते हैं कि ये उस बॉडी के अंदर इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगता है और कह रहा होता है कि ये उसी अंधेरे या डार्कनेस को एम्प्लीफाई कर देता है और इससे पूरी बॉडी को उसी डार्कनेस में बदल देता है। और कुछ ही समय के बाद इनकी बॉडी पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है और ये लोग डार्क मोर्टल में बदल जाते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पर लैब के अंदर डार्क मोर्टल्स बने पड़े हैं और ये फिर से एक और नया डार्क मोर्टल बना रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये उसी बॉडी को किसी कंटेनर में डाल रहा होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि डार्क मोर्टल्स बनते कैसे हैं और ये बहुत ज्यादा ही शॉकिंग है। और फिर ये कहता है कि वैसे भी अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं डार्क मोर्टल्स की एबिलिटी को तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको डार्क मोर्टल्स की एबिलिटी तो मिल ही जाएगी अगर ये कोई आम इंसान भी हुआ तो। लेकिन रिजल्ट अगर और अच्छा करना है तो हमें किसी ऐसे आदमी को डार्क मोर्टल में बदलना होगा जिसकी फिजिकल एबिलिटी एकदम अमेजिंग हो। इससे कुछ ऐसे डार्क मोर्टल्स बनकर निकलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही फिजिकली स्ट्रांग होंगे। और कुछ केसेस में तो ऐसे डार्क मोर्टल्स बनकर निकले हैं जो बहुत जल्दी ही रीजनरेट करते हैं, इतनी जल्दी कि मैं क्या ही बताऊं। और वैसे भी यहाँ पर एक और स्पेशल आदमी तो है ही जिसके बारे में हम अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। और ये वही डार्क मोर्टल होता है जिसकी ग्रीन आइज होती हैं। और फिर ये कहता है कि हमें प्रोजेक्ट को और अच्छे से करना होगा। एक एक्यूरेट चीज बनाना मुश्किल, एक एक्यूरेट हमें और ज्यादा टेस्ट करने होंगे एक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। और फिर डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि टेस्ट के बारे में शायद मुझे एक और ऐसा बंदा मिल चुका है जिसके ऊपर तुम डार्क मोटर्स को टेस्ट कर सकते हो। वो 22 साल का है और वो एक स्टूडेंट है। उसका नाम है गैंग जियोन। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इनकी सारी बातें वो ब्लैक मतलब डार्क मोटर जिसकी ग्रीन आइज हैं वो सुन रहा होता है। और यहाँ पर बहुत सारे ही डार्क मोटल्स होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गैंग जियोन को देखते हैं जिसे कोई कह रहा होता है कि गैंग जियोन। तो गैंग जियोन कहता है कि हाँ क्या तुम एक स्टूडेंट हो। तो गैंग जियोन कहता है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। और ये सारी चीजें ये प्रोफेसर ही नैम के भाई से पूछ रहा होता है। और फिर ये जियोन से बोलता है कि जैसा कि तुम्हें पेपर्स में पहले ही बता दिया होगा जिसे तुमने साइन किया था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरी दुनिया से छुपा हुआ है, तो तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ पर सोसाइटी से अकेले बाहर रहना पड़ेगा। तुम यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे, उन सभी को पार करोगे और तुम्हें बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होगी और एक बढ़िया डाइट लेनी होगी जो कि हम लोगों के हिसाब से कंट्रोल्ड होगी। फिर जियोन इससे कहता है कि क्या इन सभी चीजों को करने के बाद मैं जिंदा बच सकता हूँ। तो ये कहता है कि हर आदमी मुझसे यही पूछता है और मेरा आंसर हमेशा सेम ही रहता है, तुम अपनी फैमिली के साथ एक परफेक्ट हेल्थ के साथ रह पाओगे, तुम चिंता मत करो। और ये साला ये इसे स्माइल करते हुए बता रहा होता है। और फिर इससे कहता है कि ठीक है तब हम लोग एक वीक के अंदर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर हम किसी बच्चे को देखते हैं, वैसे ये जाना पहचाना लग रहा है क्यों तो। और इसे ये आदमी कह रहा होता है कि बढ़िया से देखना सीओ हो। तुम्हें पता चल गया ये सीओ हो है, सीओ हो का बचपन। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोन अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जा रहा होता है और फिर ये बंदा ही सीओ से कह रहा होता है कि तुम्हें ये ध्यान से देखना चाहिए, तुम भी इसके अंदर इसी तरह जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि एक मिरर मतलब कांच के केज में एक डार्क मोटल बंद होता है जो कि शेक कर रहा होता है। और इसे देखकर जीवन बोलता है ये क्या है, इस चीज के अंदर कुछ है क्या। सॉरी ये चीज कांच की नहीं है तभी तो इसे बाहर से नहीं दिख रहा। फिर ये कहता है कि क्या इस चीज के अंदर कुछ है, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं कि स्पीकर से प्रोफेसर इसे बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो गैंग जियोन। तो ये कहता है कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यहाँ पर ब्लैक गैस निकलेगी कंटेनर के अंदर से तुम्हारे सामने और ये तुम्हारे शरीर के अंदर लंग्स के अंदर स्प्रेड हो जाएगी और उसके साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर भी जाएगी। ठीक है तो तुम वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूजन स्टेट के अंदर चले जाओगे और तुम्हें बहुत ज्यादा ही दर्द होने वाला है। और हाँ इस रिंग को तभी पहन लेना जो मैंने तुम्हें दी है जब तुम उस चीज को और ज्यादा बर्दाश्त ना कर सको। और फिर ये मन में कहने लगता है कि वही समय बताएगा कि तुम्हारे अंदर उस डार्क मोर्टल की कितनी पावर्स आ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं।
और हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्लैक गैस निकलने लगती है, वहां पर पूरे रूम को ही घेर लेती है ये ब्लैक गैस। और जियोन इसे देखकर शॉक हो गया होता है, और हम देखते हैं कि पूरी गैस फैलते हुए ब्लैक फेस में बदल जाती है, जो फेस स्माइल कर रहा होता है, और ये इसे चारों तरफ से कवर करने लगती है। तो हमने इस पार्ट में बहुत कुछ देखा, और हमें पता चल गया कि डार्क मॉडल बनते कैसे हैं, और इन्हें बनाया किसने है, किस तरह से बनाया है। और हमने डायरेक्टर पार्क को भी देखा, जिसके बहुत अंदर तक कनेक्शन है। यहाँ पर हमने सीईओ को भी देखा, जो कि बहुत छोटा था, मतलब उसकी बचपन का सीन, और इस चीज से कनेक्टेड है। पता नहीं वो प्रोफेसर जैंग का क्या लगता है। और ये डायरेक्टर पार्क को डार्क मॉडल ने मारने की कोशिश की है, शायद इसलिए मारा होगा क्योंकि वो लोग रिवेंज चाहते थे। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे डार्क मॉडल्स थे, वो ग्रीन आई डार्क मॉडल भी था, तो वो कुछ प्लान बना रहा होगा इनके खिलाफ अभी शुरू से ही। तो यहाँ पे हमने ग्रैंडपा को भी देखा, जो कि इन लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस बॉक्सेस में क्या है, वो इंसान है, उन्हें पता नहीं था। नहीं तो ग्रैंडपा इतने काइंड आदमी, वो क्यों इन जैसे बेकार लोगों के पास काम करेंगे। और ग्रैंडपा को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई कि ये आदमी प्रोफेसर एक अच्छा आदमी है, शायद इसी वजह से इसके पास वो काम कर रहे हैं। और ये साला झूठ बोल रहा है कि इससे बहुत जिंदगियां बचेंगी। इससे जितनी जिंदगियां बचेंगी नहीं, उससे ज्यादा तो बर्बाद हो जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा क्रेजी चीज है, बहुत ज्यादा डार्क है, कि यहाँ पर इंसानों से डार्क बॉटल बनाए जा रहे हैं। तो आगे और भी ज्यादा क्रेजी चीजें होने वाली हैं। तो वीडियोस आगे, मतलब आगे की सीरीज आपको जरूरी देखनी चाहिए। और हाँ, आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि, और वीडियो के लिए बहुत बहुत ज्यादा सॉरी मैं हूँ कि लेट हो चुकी है वीडियो, और मैं एक बड़ी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसीलिए ये वीडियो लेट हो गई। मतलब मैं वही डालने वाला था, तो वो पूरी नहीं बन पाई, इसलिए मैंने इसे डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दिन हो चुके थे। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो, और वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है, वो 7-8 घंटे लंबी, मतलब 7-8 घंटे की होने वाली है। मैं बहुत बड़ी वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ वेट करो थोड़ा, और वो भी आ जाएगी जल्दी ही। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शायद आपने वीडियो एंजॉय की होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट कमेंट ज़रूर कर देना, और ये भी बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इसमें से। सो बाय गाइस।